नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम प्रशासकीय प्रतिवेदन पे बात कर रहे थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पे चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत दोस्तों बहुत सारी योजनाएं हैं। ये इन योजनाओं से आपके एडीओ की परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हम मनरेगा पे चर्चा कर रहे थे। मनरेगा के कुछ नियम को, उनकी विशेषताओं को, इस अधिनियम की विशेषताओं को हम प्रशासकीय प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे का जो प्रावधान है उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों कुछ कंसेप्ट मैं बिल्ड कर दूं आपका, इसलिए यहां पर ये वाला पेज मैं लेकर आया हूं। आपको पता है हमारे छत्तीसगढ़ में चर्चा में है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है कि छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन है, जैसे जिसे विष्णु का सुशासन कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में भाई मुख्यमंत्री विष्णु का सुशासन है। तो सुशासन का तात्पर्य क्या होता है? क्या होता है सुशासन? तो ऐसा शासन, ठीक, जिसमें दोस्तों ऐसा शासन जिसमें क्या हो, पारदर्शिता हो, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो वह सुशासन की विशेषता है। मतलब किसी शासन में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो वह सुशासन की एक विशेषता है। और उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायित्व होना चाहिए। और सुशासन की क्या विशेषता है दोस्तों? जनता की सहभागिता हो, जनता की सहभागिता सुनिश्चित हो, सहभागिता सुनिश्चित हो। और क्या होना चाहिए? जो शासन है वह न्याय संगत हो, न्याय संगत हो। मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी अलग अलग सेक्टर हैं, वे सब में पारदर्शिता होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए और जनता की सहभागिता होनी चाहिए और विधि का शासन होना चाहिए। मनमाने तरीके का शासन का अभाव होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस है। हम गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गवर्नमेंट अलग होता है, गवर्नेंस अलग होता है। कोई भी राज्य, कोई भी देश गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर अग्रसर होता है, गवर्नेंस से गवर्नमेंट की ओर अग्रसर नहीं होता। हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य है गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर अग्रसर होते जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन है। जब विष्णु का सुशासन है दोस्तों, तो सुशासन की ये विशेषताएं होनी चाहिए। तो क्यों ना मनरेगा प्रोग्राम में, छत्तीसगढ़ में चर्चित मनरेगा प्रोग्राम जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करता है, तो क्यों ना इस मनरेगा प्रोग्राम में भी पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व हो। इसलिए दोस्तों आज की हम कड़ी में मनरेगा प्रोग्राम में, मनरेगा कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे यहां गुड गवर्नेंस है। तो इस गुड गवर्नेंस को मनरेगा पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है मेरे दोस्तों। क्या? मनरेगा की उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता। तो आज का हमारा टॉपिक देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है जी हमारा आज का टॉपिक कि मनरेगा का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ना, मनरेगा ही पढ़ रहे हैं। तो मनरेगा में क्या है? पारदर्शिता है। मनरेगा में क्या है? पारदर्शिता है और उत्तरदायित्व है। किसी भी प्रोग्राम में दोस्तों, कोई भी कार्यक्रम है, चाहे वो भारत सरकार की कार्यक्रम हो या वो राज्य सरकार का कार्यक्रम हो, यदि उस कार्यक्रम में पारदर्शिता हो, उत्तरदायित्व हो, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे राज्य में हम गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मतलब हमारे राज्य में गुड गवर्नेंस की विशेषताएं पाई जाती है। ठीक, मतलब यह कार्यक्रम निष्पक्ष रूप से चलाया जा रहा है। इसका मतलब तो यही है ना। ठीक, तो चलिए पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व किसके संबंध में? तो मनरेगा
मनरेगा प्रोग्राम कार्यक्रम की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के संबंध में जो पॉइंट दिए गए हैं प्रशासकीय प्रतिवेदन पर, उस पर हम चर्चा करते हैं बारी बारी से। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट देखिए, भारत सरकार के निर्देशानुसार, छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार नहीं, भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। सोशल ऑडिट यूनिट का गठन किया गया है। यह सोशल ऑडिट यूनिट पारदर्शिता को प्रमोट करता है, पारदर्शिता की एक सूचक है। समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो कंसेप्ट बिल्ड कर देता हूं। आपका कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए। देखिए क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, मनरेगा जैसी योजनाओं में, समझिए इसको, मनरेगा जैसी योजनाओं में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बनाए रखना जरूरी क्यों है? मनरेगा जैसी योजनाओं में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व बनाए रखना जरूरी क्यों है? जरूरी क्यों है, यह है आपका प्रश्न। क्यों जरूरी है? मनरेगा तो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनाए रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों इस मनरेगा प्रोग्राम के तहत ग्रामीण गरीब परिवार को मजदूरी दी जाती है। क्या? ग्रामीण गरीब परिवार को मजदूरी दी जाती है जी। इस प्रोग्राम के तहत मजदूरी दी जाती है। क्या की जाती है? तो दी जाती है। ठीक, ग्रामीण गरीब परिवार को मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाती है। मजदूरी दी जाती है क्यों? क्योंकि दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो, वह परिवार आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। जब वह परिवार आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा तो उनके बच्चे साक्षर होंगे, उनके बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलेगा। जब अच्छा शिक्षा मिलेगा दोस्तों, हमारे देश का आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि होगा, क्योंकि देश के विकास की यात्रा गांवों से होकर गुजरती है जी। इसलिए दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है, जिसके तहत यह प्रोग्राम है। ठीक, तो दोस्तों ग्रामीण गरीब की सवाल है, प्रश्न ग्रामीण गरीब परिवार की है। इनके हितों का रक्षा करना है। इन ग्रामीण गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसलिए मनरेगा जैसी योजनाओं में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का होना आवश्यक है। दूसरा दोस्तों, इस प्रोग्राम में सार्वजनिक धन खर्च होती है। सार्वजनिक धन खर्च होती है। भाई प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में सार्वजनिक धन खर्च होती है। इसलिए इस प्रोग्राम में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का होना आवश्यक है, जो गुड गवर्नेंस को, सुशासन को प्रमोट करता है। ठीक, तो इसके लिए सरकार ने किया क्या? भारत सरकार ने एक आदेश पारित किया। लिखिए, भारत
सरकार ने भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि निर्देश दिया है कि प्रत्येक राज्य प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र निकाय का गठन करना चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र निकाय का गठन हो एक स्वतंत्र निकाय का गठन हो प्रत्येक राज्य में। यह भारत सरकार ने निर्देश दिया है और उस स्वतंत्र निकाय का नाम है दोस्तों सामाजिक अंकेक्षण इकाई। सामाजिक अंकेक्षण इकाई मतलब प्रत्येक राज्य में सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन होना चाहिए। यह भारत सरकार का निर्देश है। ठीक, समझ में आ गया होगा। सामाजिक अंकेक्षण इकाई मनरेगा में, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सामाजिक अंकेक्षण इकाई सोशल ऑडिट यूनिट मनरेगा में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की सूचक है। यह सूचक है। यह सामाजिक अंकेक्षण इकाई मनरेगा में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को इंगित करता है। तो बिल्कुल 100% इंगित करता है। यह पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। समझ में आ रहा है ना। सामाजिक अंकेक्षण इकाई कि जो कार्यक्रम के तहत जो कार्य हो रहे हैं सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या मजदूरों को समय पर उनका वेतन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इन सभी चीजों का ऑडिट सामाजिक अंकेक्षण इकाई करता है। समझ में आ गया होगा। और ये कंपलसरी है। भारत सरकार का आदेश है, निर्देश है कि प्रत्येक राज्य में ये यूनिट का होना जरूरी है जी, प्रत्येक राज्य में। ठीक, तो दोस्तों इसके तहत आपका पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूं पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रत्येक राज्य में पृथक रूप से एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए, जिसे क्या कहा जाता है जी, सामाजिक अंकेक्षण इकाई कहा जाता है, का गठन किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। ठीक, दूसरा देखिए, महात्मा गांधी नरेगा, इसी को एमजी नरेगा कहते हैं जी। वास्तविक में एमजी नरेगा है, इसको मनरेगा बोलचाल की भाषा में मनरेगा कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये एमजी नरेगा है। एमजी नरेगा, ठीक, शुद्ध रूप एमजी नरेगा। ठीक, तो एमजी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में बनाया गया है ना, छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। कैसे समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, एमजी नरेगा के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु, चलिए, मनरेगा के तहत, जिसको एमजी नरेगा कहा जाता है, मनरेगा के तहत प्राप्त शिकायत के निराकरण हेतु ठीक, मनरेगा के तहत जो भी शिकायत किए जाते हैं, किसी मजदूर ने 20 दिन काम किया, पता चला कि इसे 15 दिन का ही मजदूरी दर दिया जा रहा है, 5 दिन का खाद्य गबन कर दिया पंचायत, है ना, और भी किसी को फर्स्ट एड नहीं दिया जा रहा है, सुविधा नहीं है कार्यस्थल पे, कोई भी शिकायत हो सकता है। इन सब के शिकायत के लिए एक नियम बनाया गया है हमारे छत्तीसगढ़ में। उस नियम का नाम क्या है, तो लिखिए, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार
गारंटी, रोजगार गारंटी। ठीक। शिकायत निवारण नियम, शिकायत निवारण नियम कब बनाया गया है पूछेगा तो 2012 में बनाया गया है जी, याद हो जाना चाहिए। यही पूछेगा कब बनाया गया है तो 2012 में। यहां क्वेश्चन क्या बनेगा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 में बनाया गया है। पहली बात, कब बनाया गया, कब पारित हुआ तो 2012 में। क्यों बनाया गया, तो मनरेगा कार्यक्रम की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया गया है तथा जो श्रमिक है, श्रमिक को सहूलियत हो दोस्तों, उसको शिकायत को मजबूती मिले, इसलिए यह नियम बनाया गया है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब शिकायत, भाई ये नियम तो बना दिया गया, अब इस शिकायत को ग्राउंड लेवल पे लाना है, इंप्लीमेंट करना है और त्वरित सुनवाई करना है, तो फॉर्म भरने के तो बहुत लंबा प्रक्रिया हो गया। तो इसके लिए हम ऑनलाइन प्रोसेस लेकर आएंगे, तब जाके तो हम कहेंगे भाई कि छत्तीसगढ़ में विश्व का सुशासन है। ठीक ना, तो हम बात करेंगे क्या, ऑनलाइन प्रक्रिया की। ठीक, तो देखिए क्या किया गया है, शिकायत निवारण नियम 2012 तो बना दिया गया। अब ये सही से इंप्लीमेंट हो पाएगा क्या, अब ये कानून है, कानून मेरे प्यारे बच्चों आम जनता को समझ तो नहीं आता है, कोई बताएगा उसको। तो आम जनता की सहूलियत के लिए एक वेबसाइट बनाया गया है। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत, योजना अंतर्गत लिखा हुआ है, मतलब इस योजना के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु, मतलब ये इस नियम को क्या करता है, संपादित करता है। ये इस नियम के मूल्य को क्या करता है, लागू करता है, इस मूल्य को लागू करता है। ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित मतलब तुरंत निराकरण हेतु www.mgnarega.cg.government.in में ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। अब यहां से आपको देखना होगा ना, प्रश्न कैसे पूछेगा, त्वरित निराकरण हेतु कौन से वेबसाइट बनाई गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वेबसाइट दिया जाएगा ना आपको वेबसाइट कैसे दिया जाएगा, www, देखता हूं ना मैं, ध्यान से समझना, www. ऐसे लिख देगा मनरेगा, मनरेगा.cg.gov.in। अब इसको टिक करके आ जाओगे, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सही स्पेलिंग देखिए आप, इस योजना के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु www.mgnarega है ना कि मनरेगा है। देखिए एम है, फिर जी है, mg, फिर उसके बाद नरेगा, ना के बाद एन नहीं है, ना के बाद ए नहीं है ना, तो नरेगा कैसे होगा, इसको देखिए एम जी एन, एन के बाद ए नहीं है, रेगा, मनरेगा .cg है, .gov.in है। तो mg नरेगा याद रखना है ना कि मनरेगा याद रखना है। अब मनरेगा लिख के गए MAN रेगा, तो क्या हो गया, गलत हो गया। mg नरेगा है, mg नरेगा डॉट में ऑनलाइन व्यवस्था की गई, इस वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं त्वरित निराकरण हेतु। इस साइट में जाकर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राज्य परिषद द्वारा पारदर्शिता के लिए वेबसाइट, वही वेबसाइट है www.mgnarega.cg.nic है ना, यहां पास nic.in। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा, इस योजना के अंतर्गत त्वरित निराकरण हेतु www.mgnarega.cg.government.in में जाकर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, लेकिन राज्य परिषद ने, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य परिषद द्वारा पारदर्शिता के लिए वेबसाइट mgnarega.cg.nic है, यहाँ पास ना कि गवर्नमेंट है। ठीक ना, तो NIC ने बना, nic.in बनाई गई है, ये वाला वेबसाइट ना राज्य परिषद ने बनाया है जी, राज्य परिषद के द्वारा बनाया गया है, याद रखना है। ये वाला जो वेबसाइट है यह राज्य परिषद के द्वारा बनाया गया है,
रहेगी है। इसमें गुड गवर्नेंस नाम से वेब पेज है। इस साइट पर जाएंगे ना तो होम मिलता है, होम पेज है ना, अबाउट सेक्शन आता है। उसी प्रकार दोस्तों इसमें गुड गवर्नेंस नाम से वेब पेज स्थापित किया गया है, जिसमें योजना के अंतर्गत सुशासन की पहलों को देखा जा सकता है। समझते हैं इसको, तभी तो आपको समझ में आएगा ना। cg.nic.in, ठीक। तो चलिए, तो छत्तीसगढ़ राज्य परिषद ने एक वेबसाइट बनाया है, राज्य मनरेगा के तहत ना परिषद ने क्या वेबसाइट बनाया है, तो लिखिए www, ये धमाल वाला डब्ल्यू नहीं है जी ना, www.mgnarega mgnarega.cg.nic.in है, ठीक। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो अलग अलग क्या मिलता है दोस्तों, मॉड्यूल मिलता है जी। हो सकता है मॉड्यूल होम पेज का हो, होम पेज का हो सकता है, मॉड्यूल अबाउट का हो, रहता है ना जी, अबाउट। एक पेज मिलेगा आपका गुड गवर्नेंस का, इसमें क्या पेज मिलेगा, तो गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का पेज मिलेगा। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको होम पेज अबाउट में नहीं जाना है, गुड गवर्नेंस में जाना है। इधर कुछ और अदर रहेगा ऐसे, इसमें जाना है। इसमें दोस्तों आप बहुत कुछ देख सकते हैं। यह वेब पेज है, इसमें क्या क्या देख सकते हैं आप, इसमें क्या क्या देख सकते हैं, तो कुछ चीजों में लिख के लाया हूं, लिख लीजिए क्या क्या देख सकते हैं। तो कैसे कार्यस्थल पर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, कैसे कार्यस्थल पर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। जैसे कार्यस्थल हुआ, कहीं रोड बना, कहीं तालाब बना, तो हम मनरेगा द्वारा से बोर्ड लगा दिया जाता है, साइन बोर्ड सीमेंट का बनाकर, किसी चीज में बना के। दोस्तों वो पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है जी, वो एक प्रकार की पारदर्शिता है। तो दोस्तों इस पोर्टल पे जाकर, इस वेब पेज पर जाकर, गुड गवर्नेंस पे जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे कार्यस्थल पर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जो पारदर्शिता को, उत्तरदायित्व को प्रमोट करता है। मजदूरी दर की भुगतान, इसमें देख सकते हैं मजदूरी दर की भुगतान एसएमएस द्वारा दिया जा रहा है। जब भी भुगतान होता है तो आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा, एसएमएस, ठीक। सामाजिक अंकेक्षण इकाई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जा रही है, सामाजिक अंकेक्षण इकाई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जा रही है, सार्वजनिक की जा रही है। सामाजिक अंकेक्षण इकाई का यदि आपको रिपोर्ट पढ़ना हो तो आप इस गुड गवर्नेंस के साइट पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक। कैसे जाना है समझ में आ गया होगा, www.mgnarega.cg.nic.in, इसमें जाएंगे तो आपको गुड गवर्नेंस का सेक्शन मिलेगा, मॉड्यूल मिलेगा। उसमें जाएंगे दोस्तों तो वहाँ बहुत सारे पारदर्शिता से संबंधित, उत्तरदायित्व से संबंधित रिपोर्ट आपको पढ़ने को मिल जाएगा जी, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, यहां तक तो पढ़ चुके हैं, अब आते हैं हम किसमें जी, अब आते हैं हम, यहां तक तो पढ़ चुके हैं ना, अब आते हैं हम नीचे, इसके नीचे सेक्शन देखिए, पारदर्शिता तथा रियल टाइम एमआईएस
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अद्यतन करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों के कार्यों हेतु पूरे राज्य में ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जा रहा है। पूरे राज्य में दोस्तों ई मास्टर रोल का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि MIS क्या है, MIS क्या है और रियल टाइम MIS कहते किसे हैं। पहले पढ़ लेते हैं इसको। पारदर्शिता तथा रियल टाइम MIS अद्यतन करने के लिए, मतलब इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों के कार्यों हेतु पूरे राज्य में ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जा रहा है। ई मास्टर रोल एक प्रकार का डिजिटल दस्तावेज है जी, जिसमें आवक जावक, मजदूर कितना दिन काम कर रहे हैं, कितने दिन अब्सेंट है, कार्य की स्थिति क्या है, ये सब ई मास्टर रोल में दर्ज की जाती है। पहले दोस्तों एक रजिस्टर के माध्यम से की जाती है, अब तो दोस्तों डिजिटल इंडिया है तो डिजिटली रूप से किया जाता है ना। तो दोस्तों अब इसका रूप डिजिटल हो गया, अब रजिस्टर का ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एक प्रकार के दस्तावेज है ई मास्टर रोल, जिससे मजदूरों के बारे में जानकारी होती है, विवरण होती है, कब आ रहे हैं, अब्सेंट है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये सब, और कार्य की स्थिति क्या है, ये सब चीजों की जानकारी किसमें रहती है, तो ई मास्टर रोल में होती है। हम चर्चा कर चुके हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MIS से आप क्या समझते हैं। MIS ऑप्शन दे देगा। रियल टाइम MIS क्या है, ऑप्शन दे देगा। रियल टाइम MIS क्या है, ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं। रियल टाइम MIS इसकी कार्यों हेतु पूरे राज्य में ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जा रहा है ना। तो चलिए MIS, रियल टाइम MIS को हम समझ लेते हैं। बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियल टाइम MIS होता क्या है। रियल टाइम MIS को समझने से पहले हम MIS को समझेंगे। MIS क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि MIS कहते किसे हैं। तो MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। क्या है ये, मैनेजमेंट, लिखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये। ठीक, पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म बताइए MIS का। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये। अब रियल टाइम MIS क्या होता है, तो आपसे रियल टाइम पूछेगा। रियल टाइम MIS क्या है जी मेरे प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछेगा। रियल टाइम MIS क्या है, तो ऐसी सूचना प्रणाली जो वास्तविक समय में, लिखिए ऐसी सूचना प्रणाली है, सूचना प्रणाली जो वास्तविक समय में जानकारी एकत्र करती है। वास्तविक समय में जानकारी एकत्र करती है, ऐसी सूचना प्रणाली जो वास्तविक समय में जानकारी एकत्र करती है, अपडेट करती है और उपलब्ध कराती है। अपडेट करती है और उपलब्ध कराती है, उपलब्ध कराती है। इसी को दोस्तों रियल टाइम MIS कहा जाता है। रियल टाइम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सूचना प्रणाली है। ये क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो वास्तविक समय में जानकारी दे। दोस्तों वास्तविक समय में जानकारी एकत्र करती है कि कहां पर गड्ढा खोदा गया, कितने मजदूर थे, कितने मजदूर संलग्न थे, कौन आए थे कौन नहीं आए थे। तो वास्तविक समय एट अ टाइम, ठीक, एकत्र करती है, अपडेट करती है और उपलब्ध कराती है। इसी को कहा जाता है आपका रियल टाइम MIS। समझ में आ गया होगा। ठीक, चर्चा आगे बढ़े। तो ये दोनों चीजों को याद रखना है, स्टार मार्क्स लगा लेना है। ये दोनों चीजों को पूछा जा सकता है जी कि MIS से आप क्या समझते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोकपाल की नियुक्ति पर।
दोस्तों हमेशा याद रखना, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, किसी भी प्रोग्राम में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, उत्तरदायित्व लाने के लिए लोकपाल का होना आवश्यक है। ठीक, तो मनरेगा के तहत भी लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। चलिए समझते हैं। महात्मा गांधी एमजी नरेगा की धारा 27, मैंने कहा था कि एमजी नरेगा में कुल 32 धारा है, 32 धारा। इसमें दोस्तों धारा 27 के तहत इस योजना के क्रियान्वयन के लिए, मनरेगा के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निराकरण निपटारे के लिए राज्य के सभी 33 जिलों में, राज्य के सभी 33 जिलों में लोकपालों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। मतलब 33 जिला तो 33 लोकपाल, लोकपालों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है जी। लोकपाल की नियुक्ति मनरेगा के तहत कौन सा धारा के तहत की गई? तो धारा 27 को याद रखना है। धारा 27 के तहत लोकपाल की नियुक्ति सभी जिलों में ना, 33 के 33 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम में। ठीक, किस लिए किया गया है? ताकि इस योजना को, मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों का निराकरण हो सके कि मजदूरों को उसके सही रेट पे मजदूरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या जितने दिन मजदूर काम किए हैं उतने दिन का मजदूरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन सब के संबंध में कोई मजदूर शिकायत करना चाहे तो दोस्तों यह लोकपाल, अपने जिले के लोकपाल के पास कर सकता है। अपने जिले के लोकपाल लोकपाल निर्णय देगा। लेकिन दोस्तों लोकपाल के निर्णय को भी चैलेंज किया जा सकता है जी। मान लो लोकपाल ने कोई निर्णय दिया, ठीक, समझते हैं, पहले समझते हैं, समझिए आप। धारा 27 ना, धारा 27 किसका जी? मनरेगा की धारा 27 ना, पंचायती राज अधिनियम की नहीं समझना है इसको। मनरेगा की धारा 27 के तहत लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, नियुक्ति का प्रावधान है। ये दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है, यह जो प्रोविजन है, प्रावधान है, ये इस अधिनियम की खास बात है। यह इस अधिनियम को ट्रांसपेरेंसी बनाता है जी, पारदर्शिता बनाता है। पारदर्शी है यह अधिनियम क्योंकि इसमें लोकपाल के पद का प्रावधान है। प्रत्येक जिले में लोकपाल के पद का सृजन किया गया है। प्रत्येक जिले में, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं तो 33 लोकपाल होंगे। अब कोई भी श्रमिक इससे के पास जाकर शिकायत करेंगे तो यह निराकरण करेगा, मामलों का निराकरण करेगा और यह अपना निर्णय देगा जी। यह अपना क्या देगा? निर्णय देगा। लेकिन दोस्तों इसका निर्णय को, इसी के निर्णय को अवार्ड कहा जाता है। इसके निर्णय को अवार्ड कहा गया है। तो अवार्ड क्या है पूछेगा? मनरेगा के तहत अवार्ड से आप क्या समझते हैं? तो वह लोकपाल निर्णय है, लोकपाल का निर्णय है जिसे अवार्ड कहा गया है। लोकपाल के निर्णय को अवार्ड कहा गया है। अवार्ड, इसका निर्णय अंतिम नहीं होता है, इसके निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। इसके निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। किसके पास चुनौती दी जा सकती है? आगे पढ़ेंगे, प्रोविजन में भी देखिए। इसके निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। मान लो दोस्तों ये दो पक्ष को निर्णय कैसे दिया? दो पक्ष को बुलाया, दो पक्ष को बुलाया, ठीक। दो पक्ष कौन है? एक तरफ मजदूर है, ठीक, और दूसरी तरफ क्या है? सरपंच है जी। सरपंच के खिलाफ शिकायत किया था किसने? मजदूर ने, कि मेरे मजदूरी दर को खा दिया इसने। तो दोनों पक्ष को बुलाएगा। दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए मान लो लोकपाल ने मजदूर के पक्ष में निर्णय दिया। अब सरपंच को लगता है कि मेरे खिलाफ गलत निर्णय हुआ है, लोकपाल ने सही निर्णय नहीं दिया है, तो यह सरपंच इस लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। अपील किसके पास अपील करेगा? तो त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण के पास इसके निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। मतलब कहां दी जा सकती है अपील? कहां की जा सकती है? तो त्रिसदस्यीय ना अपीलीय प्राधिकरण के पास
अपीलीय प्राधिकरण के पास, अपीलीय प्राधिकरण के पास चुनौती दी जा सकती है, इसके निर्णय को अपील की जा सकती है। त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण के पास। यह राज्य स्तर पे होता है ना, जिला स्तर पे नहीं होता है, ये राज्य स्तर की प्राधिकरण है, राज्य स्तर की प्राधिकरण है, राज्य स्तर की प्राधिकरण है, ये राज्य स्तर की क्या है, ये प्राधिकरण है। ठीक, चलिए यही पॉइंट है, थोड़ा पढ़ देता हूं, यही बात लिखा हुआ है यहाँ पर, जो हम चर्चा किए हैं, भी पढ़ाए हम, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। देखिए पहली बात तो देखिए, एमजी नरेगा की धारा 27 के तहत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निराकरण निपटारे के लिए राज्य के सभी 33 जिलों में लोकपालों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। धारा 27 को बस याद रखना है यहाँ। ठीक, धारा 27 से क्वेश्चन पूछेगा, लोकपाल की नियुक्ति है। ठीक, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दूसरा पॉइंट कहता है, जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड, मतलब जो भी निर्णय दिए हैं लोकपाल ने जो भी निर्णय दिए हैं, जिले के लोकपाल जो भी निर्णय, उसी निर्णय को अवार्ड कहा गया है। तो पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध इस प्राधिकरण में जाके क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, अगला पॉइंट देखिए आप, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। जो कहां से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है, इन सभी चीजों पे मैं चर्चा कर रहा हूं। ऐसा दोस्तों आपको विश्व में कोई नहीं पढ़ाएगा जी, जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक ना, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, योजना के अंतर्गत, मतलब इस योजना मतलब क्या, मनरेगा। इस मनरेगा के अंतर्गत दो टर्म्स को याद रखना। एक NEFMS, इसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से श्रमिकों के बैंक, पोस्ट ऑफिस खातों में मजदूरी भुगतान किया जा रहे हैं। ठीक, दूसरा दो पक्ष है ना, इस लाइन के दो पक्ष हैं, सामग्री तथा प्रशासनिक भुगतान EFMS इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली से किए जा रहे हैं। ठीक, प्रणाली किए जा रहे हैं। सर समझ में नहीं आया क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत दो सिस्टम काम करता है जी, मतलब भुगतान के लिए, पेमेंट के लिए, हो सकता है मजदूरी दर के भुगतान हो सकता है सामग्री की भुगतान हो, तो पेमेंट के लिए दो सिस्टम काम करता है। तो चलिए सिस्टम को हम समझ लेते हैं। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सिस्टम को समझ लेते हैं। तो लिखिए मनरेगा, इधर लिख रहा हूं मैं बड़े अक्षर में, मनरेगा। मनरेगा के तहत दो सिस्टम काम करता है जी। एक सिस्टम का नाम है NEFMS, NEFMS। दूसरे सिस्टम का नाम है EFMS, EFMS। दो सिस्टम काम करता है। ठीक ठीक ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है जी NEFMS का? तो N का मतलब होता है नेशनल, NATIONL, नेशनल। E का इलेक्ट्रॉनिक, F का फंड मैनेजमेंट सिस्टम, है मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपसे पूछेगा NEFMS क्या है, स्टैंड्स फॉर NEFMS, तो आंसर ये होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या ये
तो यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से क्या है ये एनईएफएमएस, तो लिखिए इसके बारे में, यह एक डिजिटल प्रणाली है जी, डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, मजदूरों को सीधा उनके बैंक, मजदूरों को सीधा ना, मजदूरों को सीधा उनके बैंक या डाक खातों में, डाक खाते में, डाक खाते में, डाकघर का जो बैंक रहता है उसके खाते में मजदूरी का भुगतान किया जाता है, खाते में मजदूरी का भुगतान किया जाता है, भुगतान किया जाता है। मतलब मनरेगा के तहत जो श्रमिक है, अकुशल श्रमिक है जिसे मजदूर कहा गया है, उन मजदूरों को उनके बैंक खाते में या उसके डाकघर के खाते में मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है, तो आंसर होगा एनईएफएमएस के माध्यम से, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधा उनके खाते में सीधा ट्रांजैक्शन कर दिया जाता है जी। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, बिचौलियों को हटाना। अगर सीधे उसके अकाउंट में हम पैसे भेज रहे हैं तो बिचौलियों का हट जाना, मतलब इससे भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार को कम करना, समय पर भुगतान करना। मान लो प्रोसेस से पैसा आता तो बीच में गबन हो जाता, पैसा कर्मचारी अधिकारी लोग खा देते। ये दोस्तों ये बिचौलियों से बचाना है ये, ठीक, और भ्रष्टाचार को कम करना इसका उद्देश्य है जी। एक होता है दोस्तों एन आपका ईएफएमएस, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। ईएफएमएस क्या होता है, तो लिखिए इलेक्ट्रॉनिक फंड, इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम ईएफएमएस। यह प्रणाली मनरेगा में, लिखिए यह प्रणाली मनरेगा में, यह प्रणाली किसमें, तो मनरेगा में, मनरेगा में दो चीजें लिख लीजिए, सामग्री, सामग्री, सामग्री जैसे क्या क्या सामग्री हो सकता है जी, सामग्री क्या क्या हो सकता है, जैसे बालू, गिट्टी, सीमेंट आदि, बालू, गिट्टी, सीमेंट आदि, सीमेंट आदि। और प्रशासनिक खर्चे, इधर लिखिए प्रशासनिक खर्चे, प्रशासनिक क्या खर्चे, प्रशासनिक खर्चे में क्या क्या हो सकता है, तो स्टाफ सैलरी, ऑफिस खर्च, क्या हो सकता है, स्टाफ, अरे यार बार मिस्टेक होते हैं यार, प्रशासनिक खर्च, स्टाफ सैलरी, ऑफिस खर्च, ऑफिस, ऑफिस खर्च के भुगतान के लिए बनाई गई है। देखिए एनईएफएमएस के माध्यम से श्रमिकों के खाते में मजदूरी दर ट्रांसफर किया जाता है, जबकि दोस्तों मनरेगा के तहत श्रमिक भुगतान भी किया जाता है और सामान भी खरीदे जाते हैं, सामग्री जैसे झुआ हो गया, रांपा हो गया, मनरेगा में तो प्रयुक्त हो गया ना, और गिट्टी हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, मान लो सड़क बनाना है तो बालू, सड़क, गिट्टी, ये सब खरीदना पड़ेगा। इन सब का भुगतान ईएफएमएस के माध्यम से किया जाता है, ईएफएमएस के माध्यम से। और प्रशासनिक खर्च जैसे स्टाफ का खर्च हो गया, सैलरी हो गया, ऑफिस का खर्च हो गया, तो इन दोनों का दोस्तों भुगतान, इन दोनों का भुगतान, इन दोनों का भुगतान, इन दोनों का क्या भुगतान के लिए, इसको भुगतान के लिए बनाई गई है, का लिखिए का
भुगतान के लिए बनाई गई है। ठीक, तो मजदूरों को वेतन कैसे दिया जाता है और सामग्री का खरीदारी के लिए भुगतान और प्रशासनिक खर्च के लिए भुगतान कैसे किया जाता है। दोस्तों ये रहा कंसेप्ट मनरेगा के अंतर्गत NEFMS के तहत और EFMS के तहत किया जाता है जी। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम अगला कंसेप्ट पे आते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए अगला कंसेप्ट क्या कहता है जी। हमारा अगला कंसेप्ट सिक्योर सॉफ्टवेयर के बारे में कहता है। किसके बारे में कहता है जी? सिक्योर सॉफ्टवेयर के बारे में कहता है कि सिक्योर सॉफ्टवेयर की चर्चा कहाँ किया गया है। तो ये है आपका दोस्तों सिक्योर सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सिक्योर सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। ठीक, ठीक, चलिए समझते हैं सिक्योर सॉफ्टवेयर को। समझते हैं पहले हम। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के अंतर्गत कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ना। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा, जिसे MG नरेगा कहा जाता है, मतलब इस मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किए जाने वाले निर्माण कार्य, अभिसरण के कार्यों को छोड़कर ना। अब अभिसरण के कार्य क्या होते हैं इसको हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में स्मार्ट बोर्ड में, ठीक ना। तो अभिसरण के कार्यों को छोड़कर, मतलब ये अभिसरण के कार्य को हमको छोड़ना है, सिर्फ इसमें काउंट किया जाएगा किसमें? तो निर्माण कार्य को ही, कंस्ट्रक्शन के वर्क को ही इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक, कि प्राक्कलन तैयार करने में, तकनीकी स्वीकृति के लिए, प्रशासनिक स्वीकृति के लिए, ऑनलाइन प्रदान करने हेतु सिक्योर, अब ये सिक्योर का फुल फॉर्म बताया गया है, सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो सिक्योर की ये फुल फॉर्म है जी, सिक्योर का ये फुल फॉर्म है, लिख लेना है। सिक्योर का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, क्या? तो सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये सिक्योर का फुल फॉर्म है। मनरेगा के अंतर्गत का राज्य के सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रारंभ किया जा चुका है, जो MIS से जुड़ा हुआ है। तो ये सिक्योर है, यह MIS से जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम चर्चा कर चुके हैं, इससे जुड़ा हुआ है। यह जो सिक्योर सॉफ्टवेयर है कब से प्रारंभ किया गया है? तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से सिक्योर सॉफ्टवेयर मनरेगा को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उत्तरदायित्व बनाए रखने के लिए सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है वित्तीय वर्ष 2018-19 में। ठीक, इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है जी? सॉफ्टवेयर का काम क्या है, क्या करते हैं सॉफ्टवेयर? तो चलिए, सिक्योर सॉफ्टवेयर, सिक्योर का फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं हम लोग, पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म बनाइए। तो दोस्तों यह ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, क्या क्या ऑनलाइन कर सकता है? तो प्राक्कलन तैयार कर सकता है, उस कार्य का, मनरेगा के कार्य का प्राक्कलन तैयार कर सकता है। प्राक्कलन मतलब एस्टीमेट जी, प्राक्कलन तैयार करना इसका काम है। पहले पेन पेपर्स किया जाता था, टाइम लगता था। अब सिक्योर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जल्दी प्राक्कलन को, एस्टीमेट को तैयार किया जा सकता है। दूसरा, तकनीकी स्वीकृति भी दी जा सकती है। क्या? तकनीकी स्वीकृति दी जा सकती है, तकनीकी स्वीकृति दी जा सकती है। तीसरा, क्या किया जा सकता है इसमें? तकनीकी स्वीकृति के अलावा प्रशासकीय स्वीकृति भी दिया जा सकता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रशासकीय स्वीकृति भी दिया जा सकता है। और चौथा लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके द्वारा सभी प्रक्रिया को MIS से जोड़ना, सभी प्रक्रिया को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ने के लिए, मतलब ये सभी चीज करने के लिए, ये चारों चीज करने के लिए
इस सिक्योर सॉफ्टवेयर को डेवलप कब किया गया है? तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में डेवलप किया गया है, प्रारंभ किया गया है जी, मनरेगा के तहत। ठीक, अब इसमें ना सिक्योर के दायरे में कौन से कार्य आते हैं, कौन सा कार्य नहीं आता है। ठीक, तो लिखिए सिक्योर के दायरे में, सिक्योर के दायरे में निर्माण कार्य आता है, निर्माण कार्य आता है, मतलब निर्माण कार्य के ही प्राक्कलन तैयार किए जा सकते हैं ऑनलाइन, निर्माण कार्य के ही तकनीकी स्वीकृति दी जा सकती है, निर्माण कार्य के ही प्रशासकीय स्वीकृति दी जा सकती है और इसको MIS से जोड़ा जा सकता है। लेकिन दोस्तों अभिसरण कार्य इनके दायरे में नहीं आता है। अभिसरण कार्य इसके दायरे में, मतलब सिक्योर के दायरे में, इसके दायरे में नहीं आता है, दायरे में नहीं आता है, नहीं आता है। सिक्योर के दायरे में अभिसरण कार्य नहीं आता है, मतलब अभिसरण कार्यों का एस्टीमेट बनाना, प्राक्कलन तैयार करना, स्वीकृति देना, ये सब चीज MIS से जोड़ना, इसका नहीं हो सकता। सिर्फ निर्माण कार्य के हो सकते हैं, अभिसरण कार्य के नहीं हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर ये अभिसरण कार्य क्या होता है? तो अभिसरण कार्य क्या है, लिख लीजिए, अभिसरण कार्य क्या है, लिख लीजिए अभिसरण कार्य क्या है, जो इसके दायरे में नहीं आता है। तो अभिसरण कार्य के अंतर्गत लिखिए मनरेगा योजना में जब कोई कार्य, लिखिए मनरेगा योजना में जब कोई कार्य मनरेगा योजना में जब कोई कार्य दूसरी योजनाओं के साथ मिलकर, दूसरी योजनाओं के साथ मिलकर, दूसरी योजनाओं के साथ मिलकर किया जाता है, किया जाता है, उसे अभिसरण कार्य कहा जाता है जी। ठीक, अभिसरण कार्य से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन देगा कि मनरेगा के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को दूसरी योजनाओं के साथ मिलकर करें तो वह अभिसरण कार्य होगा। जैसे मान लो दोस्तों एक सड़क बनाना है हमको, एक सड़क, अब ये इस सड़क को बनाने के लिए मैं मनरेगा के तहत कर रहा हूं, मनरेगा के तहत, प्लस इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दोनों को एक साथ करके, दोनों की सहायता से मैं इस सड़क का निर्माण कर रहा हूं। ये सड़क का निर्माण मनरेगा के तहत भी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी मैं जब यह कार्य कर रहा हूं तो यह कार्य अभिसरण का कार्य कहलाएगा, यह कार्य अभिसरण का कार्य कहलाएगा। और ऐसे कार्य को सिक्योर सॉफ्टवेयर से बाहर रखा गया है। ठीक, बाहर रखा गया है। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, वीडियो लंबा हो रहा होगा दोस्तों। मैं एक एक चीज को बहुत ही डेप्थ में पढ़ाता हूं जिससे टाइम हो जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। कल से हम प्रोजेक्ट उन्नति क्या होता है डिटेल से चर्चा करेंगे, मिशन अमृत सरोवर क्या होता है डिटेल से चर्चा करेंगे, जलदूत ऐप क्या है, नियत नीलानार क्या है, मतलब इन सब का हमारे मनरेगा में योगदान क्या है, इन सब को हम चर्चा करेंगे। कल हम क्लास प्रारंभ करेंगे प्रोजेक्ट उन्नति से। ठीक है, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।